सब कुछ न उपयोगी और न सीमित। प्रकृति अनंत है। उसके अंतराल में जो कुछ भरा पड़ा है वह सब का सब मनुष्य के लिए उपयोगी एवं आवश्यक हो ऐसा नहीं है। उसमें विनाशकारी और पतोन्मुख तत्व भी प्रचुर परिमाण में विद्यमान है। रोग कीटाणुओं को ही लें, उनकी जातियां और क्षमताएं विचित्र हैं, पर उन्हें समेटने में नहीं वरन बचने और भगाने में ही बुद्धिमता है। मक्खी, मच्छर, खटमल आदि सहोदरों की तरह निवास करते हैं, पर उन्हें पालने की चेष्टा कोई नहीं करता। ठीक इसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें उपयोगिता की कसौटी पर बिना कसे ही जो मिले उसे पकड़ने की नीति अपनाई गई तो उससे हानि ही होगी। यह संसार केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, इसकी साधन सामग्री ऐसी भी है जो मनुष्य विरोधी तत्वों के लिए काम की है। उत्थान के साधन बहुत है, पर पतन और संकट उत्पन्न करने वाले तत्व भी कम नहीं हैं। हमें उत्पादन एवं संकलन का श्रम करने से पूर्व औचित्य का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा किए गए प्रयत्न आत्मघात की तरह महाविनाशक सिद्ध होंगे। प्रकृति का जो अंश अपने लिए उपयोगी है उसी की वैज्ञानिक खोज की जाए और उपयोगी से ही संतुष्ट रहा जाए तो यह बुद्धिमत्तापूर्ण है। इन दिनों असीम शक्ति लिप्सा ने ऐसे शोध क्षेत्र में दिलचस्पी पैदा कर दी जिसके किए गए प्रयत्न निकट भविष्य में अब तक की मानवीय प्रगति का सर्वनाश कर सकते हैं। ऐसे शोधों में एक है ब्रह्मांड का एक अंश खोया हुआ माना जाना और उसकी तलाश करना। समझा जाता है कि इस निखिल ब्रह्मांड में जितना कुछ पदार्थ संसार देखता है वह सृष्टि के आरंभ में जो कुछ था उसका एक अंश ही है। लगभग आधा अंश उसमें से गायब है। उसका क्या हुआ, वह कहाँ चला गया, इसका आता पता क्यों नहीं लगता। यदि वह कहीं छिपा है तो वहाँ चुपचाप बैठा है या कुछ कर रहा है। यह प्रश्न आज के नवीनतम और उच्च स्तरीय खोजबीन का मूर्धन्य प्रश्न बना हुआ है। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व तक संभावना ही व्यक्त की जाती थी और अनुमान भर लगाया जाता था कि एक अविज्ञात दुनिया हमारे ही इर्द गिर्द कहीं छिपी है। उसकी क्षमता और चाल प्रस्तुत प्रचलन से उल्टी है। अब वह कल्पना अनुसंधानों के आधार पर तथ्य बनकर सामने आ गई है और यह स्वीकार कर लिया गया है कि एक ऐसे अविज्ञात का अस्तित्व इस संसार में मौजूद है जो विज्ञान के न केवल समतुल्य है वरन अधिक शक्तिशाली भी है। इतने पर भी उसकी खोज में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आशंका यह भी है कि यदि वह आग्नेय संपदा उभर पड़ी और नियंत्रण से बाहर हो गई तो फिर न केवल मनुष्य को वरन संपूर्ण प्राणियों को महाविनाश का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड की प्रचलित गतिविधियां भी उलट सकती हैं। आधुनिक सृष्टि विज्ञानी लंबे समय से इस तथ्य से व्यग्र रहे हैं कि सृष्टि का एक अंश विलुप्त सा है, उसका पता नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण सृष्टि संबंधी जानकारी में एक बड़ी अपूर्णता विद्यमान थी। पिछले दिनों भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बैंगलोर के 3 नक्षत्र विज्ञानियों प्रोफेसर के.पी. सिन्हा, डॉक्टर शिवराम और प्रोफेसर E.C.G. सुदर्शन ने इस दिशा में नई खोज की। सृष्टि विज्ञानी यह कहते रहे हैं कि एक नक्षत्र पिंड से दूसरे को पृथक करने वाला जो शून्य है वह वस्तुतः रिक्त नहीं है, अपितु उसी में यह अज्ञात सृष्टि अंश समाया हुआ है। 19वीं सदी में यह स्थापना की गई थी कि इस शून्य में ईथर नामक तथ्य विद्यमान है। यह ईथर प्रकाश के संचरण के लिए वैसा ही अनिवार्य है जिस प्रकार की ध्वनि के लिए वायु। आइंस्टीन के बाद से ईथर का यह सिद्धांत अस्वीकृत किया जा चुका था। अब इन 3 भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के अनुसार यह प्रतिपादित किया कि ईथर का अस्तित्व वास्तविक है। यह ईथर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कणों तथा उनके प्रतिकणों का समुद्र है।
इसी समुद्र में सृष्टि का वह खोया हुआ अंश छिपा हुआ है। वह अंश उपर्युक्त कणों तथा प्रतिकणों के ही रूप में है। ये कण तथा प्रतिकण जोड़े में इस समुद्र में तैरते रहते हैं और कण प्रतिकण के इस संयुक्त प्रभाव से यह समुद्र अदृश्य द्रव्य बन गया है, जिसे विज्ञान में सुपर फ्लूइडिटी की स्थिति कहते हैं। यह सुपर फ्लूइडिटी इलेक्ट्रॉन की ही तरह के एक अन्य प्रकार के कणों की विशेषता है, जिन्हें फर्मियॉन्स कहते हैं। ईथर का यह समुद्र जिन कणों तथा लक्षणों से भरपूर है, वे सृष्टि विकास की उस संतुलित अवस्था सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जिसका प्रतिपादन प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर एवं अमेरिकी वैज्ञानिक श्री फ्रेड हॉयल ने किया है। खोए हुए पदार्थ का अता पता लगाने के संदर्भ में कुछ वर्ष पूर्व कुछ वैज्ञानिकों की इस धारणा को बल मिला कि हमारे प्रत्येक कण का प्रतिकण, परमाणु का प्रतिपरमाणु विद्यमान है। इसी आधार पर आगे यह तर्क प्रतिपादित हुआ कि प्रकृति में सर्वव्यापी संतुलन है। इस सर्वव्यापी संतुलन के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव ब्रह्मांड के चारों ओर इससे बिल्कुल उल्टे ब्रह्मांड की सत्ता है। जीवन और समय की गति वहां उल्टी है। हमारे ब्रह्मांड में काल की गति अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर है। प्रति ब्रह्मांड में काल भविष्य से वर्तमान तथा वर्तमान से अतीत की ओर दौड़ रहा होगा। यहाँ प्रतिपिंड, प्रति आकाश गंगाएं, प्रति निहारिकाएं, प्रति प्राणी तथा प्रति मानव विद्यमान होंगे। वे हमारे लिए वर्तमान में अनुभूतिगम्य नहीं हो सकते। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ड्यूरेक ने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत अपने शोध प्रबंध में आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी का हवाला देते हुए सिद्ध किया था कि जिस तरह क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह पदार्थ का प्रतिद्वंदी प्रतिपदार्थ भी होता है। उस समय तो इस प्रतिपादन पर विस्मय मात्र ही व्यक्त किया गया था, पर अब प्रति इलेक्ट्रॉन, प्रति प्रोटॉन, प्रति न्यूट्रॉन आदि के अस्तित्व की जानकारियां मिली हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, जिनका नेतृत्व डॉक्टर सैम्यू डॉल्टिंग तथा डॉक्टर लियन एम लैंडरमैन कर रहे थे, प्रति ड्यूटेरियम की खोज की। प्रति हीलियम, प्रति यूरेनियम आदि की संभावना भी स्पष्टतर हो रही है। अमेरिका की ब्रूक हेवन प्रयोगशाला के अन्वेषी वैज्ञानिक इस संभावना के प्रति बहुत ही उत्साही हैं कि प्रति पदार्थ से आधुनिक भौतिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। वैज्ञानिकों की प्रारंभ में उद्धृत नई खोज से स्पष्ट होता है कि प्रति विश्व ईथर का ही अंश है। वैज्ञानिक इस प्रति विश्व की यात्रा हेतु संभव उपकरणों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की परिकल्पना है कि प्रति परमाणुओं और प्रति ब्रह्मांड में काल की गति भविष्य से भूत की ओर है। साथ ही वहां प्रकाश का अवशोषण होता है, जबकि हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश का विकिरण या उत्सर्जन होता है। प्रति विश्व की यात्रा के लिए प्रति कैसेमॉन रॉकेट बनाए जाएंगे। अभी हमारे इस ब्रह्मांड में यात्रा के लिए फोटोन रॉकेटों की योजना चल रही है। फोटोन किरणों की गति प्रकाश वेग के तुल्य रहती है, अतः उन पर काल गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य में फोटोन कणों के लिए कोई अंतर नहीं है। फोटोन रॉकेटों पर सवार होने पर अंतरिक्ष यात्रा करते समय का कोई व्यवधान ही नहीं रहेगा। इसी तरह प्रति कैसेमॉन रॉकेटों पर सवार होने पर हम प्रति विश्व में पहुंच जाएंगे, जहां समय भविष्य से भूत की ओर भाग रहा होगा, अतः मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। केमेसॉन तथा प्रति केमेसॉन कणों की खोज हो चुकी है। केमेसॉन कणों की गति प्रकाश से थोड़ी कम होती है। प्रति केमेसॉनों की भी गति वैसी ही होती है, पर उनमें समय का प्रवाह भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से अतीत की ओर होता है।
कैमेसॉन तथा प्रति कैमेसॉन कणों की एक विशेषता यह है कि वे विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे में रूपांतरित होने की क्षमता रखते हैं। अतः कल्पना यह है कि इनसे बने वाहनों में यात्रा करते समय मनुष्य इच्छानुसार दृश्य या अदृश्य हो सकेगा, क्योंकि कैमेसॉन से प्रति कैमेसॉन होने पर दृश्य से अदृश्य हो जाएगा तथा फिर इसके विपरीत भी हो सकेगा। वैज्ञानिकों की एक नई खोज यह भी है कि शरीर में द्रव्यों के साथ प्रतिद्रव्य भी हैं। उनका अन्योन्याश्रय संबंध परस्पर प्रतिक्रिया कर लेने पर बिना किसी वाहन या कैप्सूल में बैठे ही मनुष्य शरीर अदृश्य हो सकता है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, कैमेसॉनों, एंटी कैमेसॉनों तथा अन्य अद्भुत कणों, ब्रह्मांडीय विकिरणों और ईथर का पूरा भेद खुलने पर ही मानव शरीर के लिए सूक्ष्म अदृश्य रूप धारण करना सरल हो सकेगा। इस परिकल्पना पर विचार करते हुए वैज्ञानिकों के सम्मुख एक नई शंका उपस्थित हुई। यह मान लिया गया कि अदृश्य सूक्ष्म शरीरधारी प्रतिमानव हमारे शरीर में घुसता हुआ उसके आर पार जा सकता है। साइग्रेस और विर्गो निहारिकाओं से जो संदेश धरती पर आ रहे हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उन क्षेत्रों में पदार्थ और प्रति पदार्थ के बीच देवासुर संग्राम जैसा रोमांचक युद्ध छिड़ा हुआ है। तब क्या यह भी हो सकता है कि प्रतिमानव हमारे शरीर में घुसकर अभी भी आर पार चले जाते होंगे और हम जान भी नहीं पाते होंगे? यहाँ पर आकर वैज्ञानिक अभी कोई उत्तर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। प्रति विश्व में हमारे शरीर के परमाणु प्रति परमाणु के रूप में क्रियाशील हो चुके होंगे, तभी तो हम वहां पहुंच और ठहर पाएंगे। अब आशंका यह है कि वे प्रति परमाणु जो भविष्य से भूत की ओर भाग रहे होंगे, हमारे अस्तित्व को सुरक्षित ही रहने देंगे। इसकी संभावना नहीं ही माननी चाहिए। हम मृत्यु से जन्म की ओर भाग रहे होंगे। अभी इतनी ही कल्पना वैज्ञानिक कर पा रहे हैं, पर जन्म से पूर्व जन्म, पूर्व योनि, पूर्व दशा और वनस्पति जड़ जगत के रूप में नहीं पहुंच जाएंगे? इसका क्या ठिकाना है? शक्ति के अनेक स्रोत हमारे हाथ लग चुके हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रकृति के अंतराल में अभी ज्ञात से असंख्य गुनी अधिक अविज्ञात शक्तियां सन्निहित हैं। मानवीय प्रयासों में वे संभावनाएं विद्यमान हैं जिनके आधार पर उनमें से भी बहुत कुछ और सब कुछ पाया जा सकता है। अग्रगामिता सदा ही सराही मानी जानी चाहिए, पर प्रगति की इस तत्परता और तन्मयता का पूरक तत्व कर्तव्य निर्वाह और उत्तरदायित्व का पालन भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। आज पदार्थ विज्ञान की धूम है और प्रत्यक्ष को ही मान्यता मिल रही है, पर प्राचीन काल के तत्वदर्शियों ने इंद्रिय बोध से आगे की चेतना को भी तथ्य माना था और उस संदर्भ में अनेक अनुसंधान किए थे। खोए हुए ब्रह्मांड का प्रतिपदार्थ भी उनके ध्यान में था और उसका सीमित उपयोग करने की भी उन्होंने चेष्टा की थी। योग शास्त्र के दक्षिण और वाम दो मार्ग प्रसिद्ध हैं। दक्षिण मार्गी साधनाएं वे हैं जो प्रस्तुत प्राणियों, पदार्थों एवं परिस्थितियों को परिष्कृत करते हुए उन्हें जीवन विकास के लिए प्रयोग करने का पथ प्रशस्त करती हैं। वाम मार्गी साधनाएं वे हैं जिनकी विज्ञान और विधान का परिचय करने के लिए तंत्र विज्ञान की रचना की है। इसमें विधातक तत्व उभरते हैं। कहना ना होगा कि सत साधनों की अभिवर्धन की तरह ही अवांछनीयताओं का उन्मूलन भी आवश्यक है। वाममार्गी तंत्र साधना द्वारा जो उन्मूलन परख कार्य होते थे, उनके मूल में प्रकृति का वह खोया पदार्थ ही सीमित मात्रा में प्रयुक्त होता था जिसे आज प्रति पदार्थ की संज्ञा दी गई है। कार्य कुछ भी क्यों ना हो, कदम किसी भी दिशा में क्यों ना बढ़े, पर उसमें औचित्य और उपयोगिता का समुचित ध्यान रखा ही जाना चाहिए।